जी बच्चों, तो पिछला वीडियो मतलब शूट तो एक साथ ही कर रहे हैं तो पर उसके अंदर क्या हुआ कि शायद 55-56 मिनट हो गए थे और कैमरा भी गड़बड़ कर रहा था। तो उस वीडियो को वहीं पॉज मार दिया हम लोगों ने और अपलोड कर दिया। अब हम लोग हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं नया लाल कलर का मार्कर लाया हूँ। हमारे मार्कर भी घिस चुके हैं। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ गाइस, जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से हम लोग एक्सरे से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट कि ये एक प्रकार का नॉन लीनियर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ना तो ये लीनियर होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि H2O2 की सर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है H2O2 एक इस तरीके का लीनियर स्ट्रक्चर हो, और अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये एक ही प्लेन पर आ गया, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो। लेकिन हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से पता चलता है कि ये नॉन लीनियर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इन बोथ गैशियस, यानी कि अपने गैशियस फॉर्म में भी एंड अपने सॉलिड फॉर्म में भी। यानी अगर आप इसके मॉलिक्यूल को किसी भी फॉर्म में स्ट्रक्चर में स्टडी करोगे, ये नॉन लीनियर नॉन प्लेनर रहेगा। तीसरी खास बात, यहां पर एक OH बॉन्ड, यानी मुझे ऐसा लिखना चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए दैट बोथ द OH बॉन्ड, क्योंकि दो OH बॉन्ड होंगे ना, बोथ द OH बॉन्ड आर एसिमेट्रिकल, यानी कि इन OH बॉन्ड के अंदर किसी भी प्रकार की आप लोगों को सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। सिमेट्री कैसे? जैसे ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई, ऐसे नहीं दिखाई देगी। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक ऊपर है OH, एक नीचे है, या ऐसा एक OH है ऊपर है और एक OH नीचे। तो इस तरीके से दो OH बॉन्ड एसिमेट्रिकल होंगे। चौथा, स्ट्रक्चर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट लगभग आपको 2.6 डिवाइस के आसपास मिलता है, which seems to be very highly polar in nature। यानी आपका डायपोल मोमेंट 2.6 डिवाइस होने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, 2.4, 2.3, 2.2 इसके आसपास रहता है। इसको अप्रोक्सीमेटली 2.4 याद कर लो, इतना इसका डायपोल मोमेंट होता है। और अगर आपको याद हो तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का 1.86 डिवाइस हम लोगों ने याद किया था। मतलब आप यहां पर खुद ही समझ जाओ कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा पोलर नेचर का भी होता है। इट इज मोर पोलर इन नेचर। क्या इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई? चलिए, अब हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर को एक नाम दे देते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज ओपन बुक और ओपन लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर। भाई ये ओपन लैपटॉप में मेरे मन से लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि आजकल हम लोग लैपटॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। किताब कौन खोलता है? भाई पढ़ना है, मृत्युंजय सर का लेक्चर यूट्यूब पर लगाया और पढ़ाई शुरू। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो आप तो लैपटॉप से पढ़ रहे हो या मोबाइल से पढ़ रहे हो, किताब तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, इफ यू आर चोमू देन आपको पढ़ सकती है। बाकी जो मेरे प्यारे 99.99999% बच्चे, उनको जरूरत नहीं पड़ती। सो ओपन बुक या ओपन लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर। तो गाइस कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? पहले हम एक किताब बना लेते हैं। अरे किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। और बता मेरे चेहरे पर साले चोमू क्या लिखा है? हा हा हा।
सॉरी, मेरे अंदर का शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी लीक कर जाता है। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हैं। एक दिन मेरी मम्मी बोली कि बेटा खाना खा ले, मैंने कहा आय खामोश, आज हमें भूख नहीं लगी है। चलो, तो उस दिन फिर मैं भूखा सोया। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। चलो, तो गाइस ये 2 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर आपके पास में गैसियस स्टेट का है। अरे यार, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी कि नहीं यार, वरना पहली बार जैसे फिर गड़बड़ हो जाए। करिए करिए करिए। हाँ, और दूसरा सॉलिड स्टेट का हो जाए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। ठीक है। नाउ गैसियस स्टेट में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपको यहां पर कनेक्टेड दिखता है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपको यहां पर कनेक्टेड दिखता है। समझ रहे हो आप स्ट्रक्चर कैसा है? यहां पर क्या होता है, ये 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से यहां पर कनेक्टेड होते हैं, एक H यहां आ जाता है और एक H यहां आ जाता है। मतलब यहां पर इनके बेसिकली ये एंगल्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसके एंगल में थोड़ा सा फर्क आ गया। इस वजह से पहले ये थोड़ा कम चौड़ा था, यहां पर इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई। इस वजह से जो डायहेड्रल एंगल है थोड़ा सा ये कम हो गया। समझ रहे हो? और यहां पर इस वजह से थोड़ा सा हाइड्रोजन और इसके बॉन्ड लेंथ में बिल्कुल हल्का सा फर्क आता है। मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता हूं। यहां पर आप लोग बॉन्ड लेंथ याद करेंगे 95 पिकोमीटर्स, 95 पिकोमीटर, और इसका आप याद करेंगे अप्रोक्सीमेटली 97 पिकोमीटर। सर, क्या हमें ये याद करने की जरूरत है? ना, नो नीड टू मगअप, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इसका हो जाएगा 147, तो इसका हो जाएगा 145 पिकोमीटर। यहां पर क्लियरली विजिबल है डायहेड्रल एंगल कम है, तो इसका हो जाएगा 90 डिग्रीज, तो इसका हो जाएगा 111 डिग्रीज। थोड़ा ये ज्यादा इधर से फैला हुआ है, तो यहां से फैलने की वजह से यहां से दब गया, तो ये 94 पिकोमीटर, और ये फैल गया, अरे डिग्री एंगल है, और ये फैल गया तो ये हो गया 101 डिग्री। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। डायहेड्रल एंगल्स में हमेशा ध्यान रखना, बस आपको एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे गुलगुलों को यहां पर क्या याद रखनी है, दैट द डायहेड्रल एंगल, द डायहेड्रल, अबे तेरे को इतना इंक पिलाया साले, कहां गया, खा गया? तो जो आपका डायहेड्रल एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल इन गैसियस स्टेट, डायहेड्रल एंगल इन गैसियस स्टेट इज ग्रेटर देन इन सॉलिड स्टेट। इस चीज को मेरे लाडले गुलगुलों को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों? बहुत बेशरम मार्कर है बे, बहुत बेशरम, इतना ठोका है फिर भी इंक नहीं देता है। हच्छी छोरा, चोमू का दोस्त है का? चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? ठीक है, अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा यहां पर हमारे VSEPR थ्योरी को भी लगाकर देख लेते हैं, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन लगाकर भी देख लेते हैं। तो जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट दूंगा। यहां पर जो ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये इसका 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका 2s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये उसका 2px, 2py और 2pz इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 एंड बस ये। तो गाइज यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जाएगा। अब जब एक ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जा रहा है, तो नो डाउट दूसरा ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाएगा। सेम चीज यहां पर सॉलिड स्टेट में भी होगी। अब आया है इंक ससुरे के मुंह पे, अभी तक कहां दबाए बैठे थे,
हाँ जी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। चलिए ग्रेट। तो यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन बनाया, ये एक ऑक्सीजन का sp3 लोब, ये छोटी टांग इसकी। ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन बनाया, ये दूसरे ऑक्सीजन का भी sp3 लोब, ये sp3 की छोटी टांग। तो ये sp3 और ये भी sp3, इनकी ओवरलैपिंग होने से यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये जो आप लोगों को बॉन्ड दिख रहा है, ये जो आप लोगों को बॉन्ड दिख रहा है, ये या यहां जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बना होगा। अब गाइस, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहां आ गया, दूसरा sp3 लोब ये होगा, ठीक है। तीसरा sp3 लोब आपको यहां दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया ये, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं, कोई बात नहीं भाई। देखिए डायग्राम होना चाहिए बहुत ही अच्छा, तभी तो आप लोगों को आएगा पढ़ने में मजा। तो एक sp3 मैंने यहां बनाया और एक sp3 मैंने इसको लग के यहां बनाया। तो ये दो तुम्हारे जो sp3 हैं और ये जो तुम्हारे दो sp3 लोब्स हैं, बेसिकली आप यहां पर खुद देखो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है पूरी तरीके से और एक इसमें पेयर्ड है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इसके अंदर भरे हुए, तो बेसिकली ये दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? लोन पेयर्स के लिए। और एक बॉन्डिंग हो गई, एक और यहां पर जो sp3 बनेगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में इस तरीके से ओवरलैप करके सिग्मा बना लेगा ये। तो समझ में आ रही बात क्या हुआ? एक नीचे बन गया, अब ये दूसरा ऑक्सीजन, अब दूसरा ऑक्सीजन का एक sp3 ऑर्बिटल आपको यहां दिख रहा है और ये sp3 ऑर्बिटल इस प्रकार से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। मतलब समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर है और इसके दो sp3 ऑर्बिटल्स इका बना दिए बे, केला का है, ये बना दिया तुम्हारा sp3 और sp3। ये दूसरे ऑक्सीजन के यहां पर इन ऑर्बिटल्स में कौन भरे हुए? लोन पेयर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp3 की वजह से बना है। ये एक लोन पेयर यहां दिखाई पड़ रहा है, दूसरा लोन पेयर यहां दिखाई पड़ रहा है और यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा बॉन्ड बनाया sp3, हाइड्रोजन का s और इसका sp3। यहां पर एक लोन पेयर यहां दिखाई पड़ रहा है, एक लोन पेयर यहां दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आ गया एक हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड sp3 ऑक्सीजन का और s हाइड्रोजन का। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा होता है, ये सैल्मन खान समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपका ये स्ट्रक्चर की बात होती है कंप्लीट। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से एक दो बार और वीडियो देखना। चलिए इतना कंप्लीट करो, फिर इसी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देखते पहले इसको जरा नोट करो, ठीक। तो गाइस यहां पर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अभी जब तक आप इसको नोट कर रहे थे हमने हमारे इस लाल मार्कर को ढेर सारा खून पिलाया, एक शीशी खून पिया इसने। अब लेट्स सी कि हमारा लाल मार्कर नया चलता है कि नहीं। पुराना मार्कर तो बेचारा इतना गरीब था कि 4 बूंद इंक दे दो और इतना सारा ब्ल करके चलता था, बट ठीक है चलो देखते हैं। तो लेट्स, हा अति सुंदर हेडिंग डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, बेसिकली हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस टाइप की रिएक्शंस करता है। तो गाइस हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे H2O2 बिहेव्स बोथ एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शंस। आपके रेडॉक्स रिएक्शंस में ये दोनों तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है
वो दोनों मीडियम में होती है ना, ऑक्सीडाइज एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है एसिडिक मीडियम में। नाउ गाइस इमेजिन आपके पास में यहां पर 2 मोल्स ऑफ आयरन डाई पॉजिटिव सॉल्ट है और क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए मैंने यहां पर एसिड डाल दिया और यहां पर मैंने अपना हाइड्रोजन परऑक्साइड पटक दिया। अब गाइस यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन करना है, हमें हमारे आयरन का करना होगा रिडक्शन, नहीं, हमें हमारे आयरन का करना है ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कर रहा है, यहां पर आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड आयरन का ऑक्सीडेशन करने में हमारी मदद कर रहा है। तो यानी कि जब हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन करवा रहा है एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे आयरन +2 से +3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तब +3 आया होगा, लेकिन 2 एटम होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे गए होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एसिड का H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता होगा, तो यहां बन जाएंगे 2 हाइड्रोजन के एटम। H2O2 को तोड़ोगे, जब आप H2O2 को तोड़ोगे तो आपको यहां से 2 OH के आयंस निकलते हुए दिखेंगे। यहां पर से 2 हाइड्रोजन आ गए एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो ये जुड़कर क्या बन गए, वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहां पर आपको इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपके ऑक्सीजन पर परऑक्साइड के केस में -1 ऑक्सीडेशन नंबर था, लेकिन अब -2 हो गया। मतलब आपके ऑक्सीजन का बेसिकली यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। आपके ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। और रिडक्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसने आयरन को ऑक्सीडाइज किया। तो यहां पर ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो एक और सिंपलर रिएक्शन कराता हूं। मान लीजिए आपके पास में PbS नाम का सॉल्ट है, आप इसका ट्रीटमेंट 4 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ कर दो, तो यहां से 4 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर इसको बना देंगे PbSO4, और यहां पर 4 ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये H2O2 से बदल जाएगा H2O में। मैंने यहां पर आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड ने उसको ऑक्सीजन डोनेट कर दिए। सीधी भाषा में बोला जाए तो H2O2 ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। मतलब ये यहां पर वापस से कैसा बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर आपके PbS का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये सारे काम ये कौन से मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में करता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्या ये मेरे प्यारे गुलगुलों को बात समझ में आ रही है। चलिए जल्दी से इसको नोट करना पड़ेगा ताकि हम इसको बेसिक मीडियम में समझ सकें। नोट कीजिए प्यारे बच्चों, नोट कीजिए, नोट करो, फिर हम लोग इसको बेसिक मीडियम में करके देखते हैं। चले, लिख लिया, नोट कर लिया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर देखते हैं कि बेसिक मीडियम में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड किस प्रकार काम करता है। तो यहां से H पॉजिटिव हटाकर अब हम लोग यहां पर सेकेंड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इन OH नेगेटिव, यानी कि आपका बेसिक मीडियम। नौ प्यारे बच्चों, बेसिक मीडियम में भी अगर मान लीजिए आपके पास में Fe डाई पॉजिटिव सॉल्ट आया, तो आप यहां पर H2O2 डालिएगा। H2O2 डालते ही यहां पर 2 मोल्स डालने पड़ेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव में, और ये OH नेगेटिव 2 पार्ट में टूट जाएगा। मतलब आपने क्या करा, यहां पर आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने वापस -2 कर दिया -1 से। मतलब आयरन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, आयरन ने अपने ऑक्सीडेशन के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे वो H2O2 ने ले लिए और अपने आप को OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर भी आपका H2O2 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए एक रिएक्शन हम लोग और करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपके पास में Mn डाई पॉजिटिव है और आपने यहां पर H2O2 को रखा। अब हम लोग जानते हैं कि Mn डाई पॉजिटिव का अगला ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+4 होगा। तो यहां पर आपके मैग्नीज ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, मतलब इसका क्या हो गया, अगेन ऑक्सीडेशन। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अकेले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट करे, तो H2O2 2 पार्ट में टूटा, OH एक OH ने इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके OH नेगेटिव बनाया, क्योंकि 2 है ये, इसलिए 2H नेगेटिव में टूट गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां पर ऑक्सीडेशन
होता हुआ दिख रहा है, मतलब आपका यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर तीसरी केमिकल रिएक्शन करके देखेंगे, रिडक्शन। मतलब अब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिडक्शन कैसे करता है हम लोग ये सीखते हैं। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज द रिडक्शन। कौन से मीडियम में करके देखिए, चलो पहले एसिडिक मीडियम में करके देखते हैं। रिडक्शन इन, ओहो हो एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो गाइस इमेजिन करो यहां पर आपके पास में HOCl नाम का एक एसिड है, आपने इसके साथ में H2O2 डाल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन O2 गैस बन के बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर से एक ऑक्सीजन और यहां पर से एक ऑक्सीजन बाहर चला गया। क्लियर। अब यहां पर क्या बचा आपके पास में, H2O बचा, प्लस यहां पर आपका जो Cl है, ये Cl नेगेटिव होकर बाहर हो जाएगा। तो गाइज यहां पर आपने देखा कि आपके H2O2 ने किस प्रकार केमिकल रिएक्शन करी, आपके H2O2 ने किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि ये जो प्रोटॉन है, बस ये एक बच रहा है। तो या तो आप इस प्रोटॉन को यहां लिख दीजिए, या तो इसके ऊपर वैसे ना लिखते हुए हम इसे H3O पॉजिटिव बना देते हैं। मतलब ये जो आपका यहां से जो पानी निकला और ये प्रोटॉन मिलकर H3O पॉजिटिव बन गया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर रिडक्शन हो गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हो गया। आपके ऑक्सीजन पर यहां पर -1 चार्ज हुआ करता था, अब यहां पर 0 चार्ज हो चुका है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, यहां पर हम लोगों ने क्या करा, रिडक्शन करा। प्लीज प्यारे बच्चों इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख लो, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख लो। यहां पर आपके क्लोरीन पर +1 चार्ज हुआ करता था, यहां पर आपके क्लोरीन पर -1 चार्ज है। तो यहां पर आपके क्लोरीन का बेसिकली क्या हो गया, रिडक्शन, और आपके ऑक्सीजन पर -1 चार्ज से 0 हो गया। मतलब ऑक्सीजन ने खुद का क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर इस ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, इसलिए यहां पर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज बिहेविंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात मेरे प्यारे गुलगुलों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, पक्की बात? चलिए लास्ट केमिकल रिएक्शन हम यहीं पर लिख लेते हैं, दैट इज रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां पर आपके पास में आयोडीन है। कौन है, आयोडीन। आयोडीन का आपने ट्रीटमेंट करा H2O2 के साथ। क्या था आपके पास में, आयोडीन। आयोडीन का आपने ट्रीटमेंट किसके साथ करा, H2O2 के साथ। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्योंकि हमको बेसिक मीडियम मेंटेन करना है, तो वी हैव टू राइट OH नेगेटिव हियर, इसके 2 मोल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप यहां पर देखें आयोडीन पर 0 चार्ज है, तो यहां पर आयोडीन अपने आप को रिड्यूस करके -1 बना लेगा, आयोडीन -1। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये H2O2 यहां पर टूट जाएगा और बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O। टोटल 4 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था। सो -1 से 0 मतलब अगेन आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसने बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। और आयोडीन का 0 से -1 हो गया, मतलब क्या हो गया, आपके आयोडीन का रिडक्शन हो गया। यानी कि यहां पर आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने बेसिक मीडियम में आयोडीन का क्या कर दिया, रिडक्शन। तो आप देखो इस तरीके से ये 4 केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने पास में लिखनी है।
तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके स्टोरेज की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुलगुलो। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो यहां पर मेरे गुलगुलो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। फटाफट से हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्टोरेज देख लेते हैं कि कहां इसको स्टोर किया जाता है, और दूसरा हम इसके यूजेस निपटा लेते। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर इसको तो हम लोग पानी के पाउच में भर के रख सकते हैं क्या? भैया देख पानी का पाउच देना, ए हे। नहीं मेरे प्यारे गुलगुलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, सबसे पहले मेरी एक बात समझना, क्योंकि यह हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत आराम से सनलाइट की प्रेजेंस में डिकंपोज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम यह हो गई। दूसरा, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकंपोजिशन को आपके जितने भी मेटल्स होते हैं ये इसको कैटेलाइज कर देते हैं, तो ये प्रोसेस इवन फास्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस वर्क्स एट अ फास्टर पेस। तो ये दो कारणों की वजह से वी कैन नेवर स्टोर H2O2 in first ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के अंदर आप इसको कभी स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के अंदर आप इसको कभी यूज नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से इसका डिकंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आप इसको कभी भी मेटल बॉटल्स या मेटल के कंटेनर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेटल कंटेनर्स के अंदर यह रिएक्शन कैटेलाइज हो जाएगी। तीसरा, आप इसको कभी भी ग्लास बॉटल्स के अंदर भी स्टोर नहीं कर सकते, या ग्लास के अपैरेटस के अंदर भी आप इसको कभी स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लासेस यानी कांच को बनाने के लिए एल्कलीज का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का इस्तेमाल करना अपने आप में, यही मेटल होते हैं भाई, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब मेटल है। तो इन तीन चीजों के अंदर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर कहां स्टोर किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स कैन ओनली बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक बॉटल्स lined with wax from inside, lined with wax from inside and must be dark containers। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर किया जाता है, और वो प्लास्टिक की बोतल भी डार्क कंटेनर्स होने चाहिए, यानी यूजुअली ब्लैक कलर के, ताकि किसी भी प्रकार की रोशनी, किसी भी प्रकार की लाइट उस बोतल के अंदर ना घुसे। और दूसरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लास्टिक के साथ ना रिएक्ट कर जाए, इसलिए अंदर से वैक्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मोम, जेली, वैसलीन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की, ऐसे जेलीज की, ऐसे मोम की अंदर से एक परत होनी चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टोर करना पड़ता है, तब जाकर यह स्टेबल रहता है, अदरवाइज यह डिकंपोज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, H2O2 बिकम्स एक्सप्लोसिव, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। इट बिकम्स एक्सप्लोसिव इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट, यानी अगर आपने धूल मिट्टी, डस्ट वगैरह को बॉटल के अंदर जाने दिया, तो धीरे धीरे डस्ट के साथ ये रह रह के इट विल कॉज एक्सप्लोजन। तो गाइस,
हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए भी मैं एक ही बात कहूंगा, इसे स्टोर करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो तुम जैसे चोमू क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो 99.99999999% मेरे गुलगुले हैं, वो स्टोर कर पाएंगे। वो जो 0.0000001 जो अनवांटेड चोमूज आ चुके हैं इस दुनिया में, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। हाँ सर, क्या बात है, क्या लेते हो आप चोमू लोगों की। आई लव टू टेक क्या इन चोमू का, हा इन चोमू का मजा लेने में मेरे को बहुत मजा आता है। बोले तो कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, क्योंकि अपुनिच इन चोमुओं को सुधार सकता है। चलो लिख लिया मेरे प्यारे गुलगुलो। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम जरा इसके यूजेस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है इसके यूजेस। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड कहां यूज नहीं होता, बहुत सारी जगह पर यूज होता है। देयर आर सेवरल यूजेस, देयर आर सो मेनी यूजेस। हम इसमें तो कुछ सिंपल और सोबर शॉर्ट आउट करके लिखेंगे। सबसे पहला, इट इज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, इट इज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था, कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड सनलाइट के, हीट के, मेटल के, किसी के भी कांटेक्ट में आकर डीकंपोज हो जाता है, और डीकंपोज होकर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के कांटेक्ट में आती है, तो ये उसके सेल को ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड विच लीड्स टू द एक्सप्लोजन। उनके सेल बर्स्ट हो जाते हैं, उनके सेल फूट जाते हैं। समझ में आ रही है। तो एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से आप इसको यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट की वजह से इट इज यूज्ड इन समवेयर इन कॉस्मेटिक्स। वही भाई, अगर आप थोड़े से काले दिख रहे हो और आपकी शादी होने वाली है, तो लोग बोलेंगे अरे छी 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 छी, दूल्हा तो बड़ा काला है, तो उसके चेहरे पे ब्लीच लगा दो। तो क्या ब्लीच लगाने पर वो गोरा नहीं होता, पर भूरा जरूर हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, यही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से, जब आप ब्लीच को चेहरे पर लगाते हो तो आपके स्किन के अंदर एक मिलेनिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क दिखती है। जितना ज्यादा मिलेनिन होगा आपकी स्किन उतनी डार्क होगी। तो मिलेनिन भी एक प्रकार का केमिकल ही है। तो जब वो मिलेनिन के कांटेक्ट में ये ऑक्सीजन इसका आता है, ये मिलेनिन को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब मिलेनिन का जब केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा लाइट पड़ जाता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा भाई, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन के क्लोथ्स वगैरह जो बनाती है इंडस्ट्रीज, वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहां पर कपड़ों की भी ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज है। पेपर बनता लकड़ी से है, और लकड़ी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन आपके पेज इतने प्योर, क्रिस्प और सुंदर और वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि उस पेपर के लिए जब लकड़ी को पल्प यानी जब लकड़ी को पीस कर उसका जब गूदा बनाया जाता है, तो उस गूदे को पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट कर देते हैं, ताकि उसका जो कलर है वो डीकलराइज हो जाए, उसका कलर हट जाए, उसका कलर निकल जाए, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करें। तो हमको प्यारे प्यारे सफेद सफेद पेपर मिलते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में ब्राउन कलर के पेपर्स भी आते हैं, वो किताब काफी सस्ती मिलती है। तो वो ब्लीच करने के बाद भी जो लकड़ी ब्राउन कलर की ले जाती है, उससे खराब क्वालिटी के पेपर बना लिए जाते हैं, जो काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये एक बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है। ठीक है। छठा, इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है, फार्मेसी में दवाई वगैरह बनाने के लिए। एक दवाई का नाम लिख के दे रहा हूं, सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन नाम की मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल ग्रीन केमिस्ट्री का चलन है।
आजकल ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री? देखो प्यारे बच्चों, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो आपने मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करी जिसमें आपने पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करा, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करा, आपने कोई सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करा, आपने अमोनिया का इस्तेमाल करा। अब आपने लेबोरेटरी में काम कर लिया। अब जब आपका सारा काम हो जाएगा आप ये सारे केमिकल वॉश बेसिन में ढोल दोगे। अब वो वॉश बेसिन में से वो केमिकल बहते हुए कहां गया? ड्रेनेज में। ड्रेनेज में जाके गटर के पानी से मिल गया, गटर का पानी बहता हुआ किसी नदी से मिल गया, किसी तालाब से मिल गया। तो ये सारे केमिकल्स अल्टीमेटली हमारे नेचुरल बॉडीज, नेचुरल वाटर बॉडीज में जाकर मिल रहे हैं, जो हमारे लिए ही अल्टीमेटली हार्मफुल है। तो आजकल ग्रीन केमिस्ट्री चल रही है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर इस प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना हो। वहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता भी है तो वो वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है। वाटर हमारे लिए अच्छा है, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज हमारे लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए किसी भी तरीके से खराब नहीं है, हमारे लिए किसी भी तरीके से गंदा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो गाइज यहां पर इतनी चीजें हो गई। और अगर आपको कुछ यूजेस मिलते हैं तो आप लिख सकते हो, जैसे डिसइंफेक्टेंट की जगह आप यहां पर एंटीसेप्टिक्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था, वो भी लिख सकते हो। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स, है ना। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज में इसको ब्लीच करने के अलावा आप यहां पर इसको लेदर इंडस्ट्रीज जहां पर वो एनिमल की स्किन का इस्तेमाल करके लेदर के बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी जगह होती है जहां आपको समझ पड़े, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वैसे ये 7, 8 और 9 यूजेस आपके लिए काफी हैं। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमारे पास में 2 छोटी छोटी चीजें बची है, एक है हैवी वाटर और एक है आपका यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो छोटी छोटी बातें, इट विल नॉट टेक टाइम। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी परलोक पहुंचा दिया, कंप्लीट कर लिया। अब गाइस हम लोग चलते हैं हैवी वाटर की तरफ और फटाफट से हैवी वाटर के बारे में बात करते हैं। हैवी वाटर, क्या ये वाटर भारी होगा? जी हाँ, ये भारी होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हैवी वाटर। हैवी वाटर बनता है ड्यूटेरियम से। हैवी वाटर कहां से बनता है? ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम डी, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है पर मास 2 होता है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन आ जाता है इस वजह से। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम हैवी वाटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको 1932 में एक अमेरिकन केमिस्ट यूरे ने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। यूरे डिस्कवर्ड D2O इन 1932 फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने हमें बताई कि अगर आपके पास में 6000 पार्ट्स ऑर्डिनरी वाटर होता है, अगर आपके पास में ऑर्डिनरी यानी सिंपल पानी के 6000 पार्ट्स हैं। अब 6000 पार्ट्स मतलब आप मान के चलो कि अगर आपके पास में 6000 लीटर सिंपल पानी होगा, तब कहीं जाकर उसके अंदर आपको 1 पार्ट हैवी वाटर दिखाई पड़ेगा। तो 6000 पार्ट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ D2O। कहां पाया जाता है? यूजुअली ये रेन वाटर के अंदर। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो हिमालय जो होता है, जो हमारे हिमालयाज जो है, हिमालयाज पे जो स्नो होती है, जब वो स्नो मेल्ट होती है तो उसके अंदर से बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों को D2O मिलता है। रेन वाटर के अंदर भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों को D2O मिलता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो आपके बनाना लीव्स होते हैं के अंदर भी स्मॉल अमाउंट में आप लोगों को D2O मिलता है। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आप लोगों को मैंने बताई। किसके बारे में? हैवी वाटर के बारे में। तो इतना आप लोगों को एक बार अगर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो,
सिर्फ नॉलेज के लिए है, इंटरेस्टिंग चीजों के लिए है कि हाँ भैया हमको हैवी वाटर के बारे में कुछ पता है। चलिए, एनसीईआरटी में इसके प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं कही गई? क्या एनसीईआरटी वाले को आलस आ गया? ना, आलस तो हमको आता है, एनसीईआरटी वाला तो खूब दे सकता है। तो एक्चुअली जो हैवी वाटर का प्रिपरेशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। पहला प्रिपरेशन मैं आपको बताऊं, पहला प्रिपरेशन होता है बाय द सेवरल स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस, सेवरल स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। जो आपका नॉर्मल वाटर, जो आपका ऑर्डिनरी वाटर होता है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोलिसिस हल्का फुल्का नहीं होता, ये 7 स्टेप्स में किया जाता है। इट इज 7 स्टेप्स इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके इस मेथड के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो इंडिया में 2 या 3 जगह पर ही है जहां पर हैवी वाटर बनाया जाता है। और यहां पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि 29,000 लीटर्स अगर आप वाटर लोगे तब कहीं इससे 1 लीटर 99% प्योर हैवी वाटर का आप लोगों को यहां पर मतलब हैवी वाटर आपको मिलता है। सोचो, 29,000 लीटर पानी को जब आप लोग 7 स्टेप में इलेक्ट्रोलाइज करोगे तब कहीं जाकर आपको 1 लीटर प्योर, ओनली एंड ओनली 1 लीटर प्योर D2O आपको यहां पर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? अच्छा, दूसरी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, मैं यहां लिख देता हूं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब कभी भी आपके पास में 2 लिक्विड का मिक्सचर होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा लेस डिफरेंस होता है, 25 केल्विन का, 20 केल्विन का, जब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तब कहीं जाकर अगर हमको उन दोनों को अलग करना है तो हम यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपका जो नॉर्मल वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है, लेकिन आपका जो हैवी वाटर होता है वो 101.68 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। तो बेसिकली इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो जब आप वाटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस तो ये वाटर तो बॉईल होकर वेपर होकर बाहर निकल जाता है, लेकिन हैवी वाटर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से टकराकर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर से टकराकर वापस से नीचे गिर जाता है और आपको हैवी वाटर मिलता है। इसके लिए लगभग 45 सेंटीमीटर की एक लंबी डिस्टिलेटिंग ट्यूब लगाई जाती है और उससे हमें यह मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी ऐसी आप बोल सकते हो कि इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट while preparing fertilizers. While preparing fertilizers, D2O is obtained as a byproduct. एक बाय प्रोडक्ट की तरह आप लोगों को D2O मिल जाएगा। कब? जब आप लोग क्या करेंगे, कुछ फर्टिलाइजर्स की लेबोरेटरी लेवल पर प्रिपरेशन करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? देख लो। फिर हैवी वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो मुझे लगता है आप लोगों को मुझे सिखाना चाहिए, वो हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलिए, ग्रेट गाइस। क्योंकि हैवी वाटर के मुकाबले काफी हैवी है, इसलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। सो ड्यू टू its heavier nature, it is used as a moderator. It is used as a moderator in न्यूक्लियर रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते कि सर ठीक है लिखवा तो दिया, इसको समझाओ तो सही। समझो बेटा, जब एक्सट्रीम लेवल पर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका एटम पूरी तरीके से टूट जाता है, इनफैक्ट उसका न्यूक्लियस भी टूट जाता है
और ये रिएक्शन न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, थर्मल प्लांट्स के अंदर, सन और स्टार के अंदर होती है। तो जब इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, टेम्परेचर जो होता है ना इन मशीन्स के अंदर जो हम लोग अर्थ पर करते हैं, इस रिएक्शन में, इस प्रकार की प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, एकदम सिग्निफिकेंट तरीके से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। क्यों टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? ड्यू टू रैपिड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स के रैपिड मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हैवी वाटर इज इंजेक्टेड इन रिएक्टर्स। इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर आप हैवी वाटर इंजेक्ट कर दो, क्योंकि हैवी वाटर भारी होता है, ये न्यूट्रॉन के रैपिड मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हैवी वाटर इनके रैपिड मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है और इसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है ये कंट्रोल में आ जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडरेटर। ये मॉडरेशन का काम करता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए इतना जरा लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल डिस्कस करते हैं। नोट करो लाडले बच्चों, लिख लिया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग हैवी वाटर की कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। देखो मैं इसको कैसे याद करता हूं। अगर मान लो आपके पास में कैल्शियम कार्बाइड है और इस कैल्शियम कार्बाइड की अगर आप केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो यहां से कैल्शियम पानी के 2 OH लेकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहां पर इथाइन बना लेते हैं। इथाइन बोले तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और H। अब यहां पर एक काम करो, क्योंकि आपके पास में यहां पर हैवी वाटर है तो इसको D2O कर लो। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन से टाइप का बनेगा? हैवी टाइप का। और यहां पर इथाइन में हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा ड्यूटेरियम। तो ये आपकी पहली केमिकल रिएक्शन हो गई। इसकी देखो कितना मजा आया। अच्छा दूसरी केमिकल रिएक्शन भी मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपके पास में SO3 है और अगर आप H2O के साथ रिएक्शन करते हो तो यहां पर बनता है कंपाउंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहां पर हमारे पास तो हैवी वाटर है तो हम यहां पर हैवी वाटर को यहां पर D2SO4 कर दें। भाई कोई बुराई थोड़ी है, समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ पक्का? तो इस तरीके से आप कुछ केमिकल रिएक्शंस याद कर सकते हो। बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन और पूछी गई थी, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। Al4C3 एक कंपाउंड होता है Al4C3। अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग हैवी वाटर के साथ करें तो हम लोगों को मालूम है यहां पर एल्यूमिनियम बिल्कुल कैल्शियम की तरह OH को खुद से जोड़ेगा। तो यहां पर AlOD3 बनेगा। जैसे AlOH3 होता है वैसे AlOD3। अब क्योंकि यहां पर 4 एल्यूमिनियम है इसलिए 4 लगेंगे। तो 4 अगर यहां से 4 3 12 यानी यहां पर आपको लगभग 12 इसकी जरूरत लगेगी। तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ CD4 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मीथेन है, CH4 होता है ना, वैसे यहां पर ये मीथेन सॉर्ट ऑफ बन गया। तो बहुत इजी रिएक्शंस है। बस अब आप इतना देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका हैवी वाटर यहां पर खत्म हो गया। हैवी वाटर की 3 केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। 3 में से 2 भी रखोगे तो कोई बुराई नहीं है। चलिए अब हम लोग यहां पर हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जल्दी से डिस्कस कर ले। मैं वैसे पूरा टॉपिक लिखूंगा नहीं क्योंकि ये थियोरेटिकल है, बस आपको मन लगाकर सुनना है। बड़े अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। दैट इज डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। नाउ गाइस होता क्या है, आज तक आपके पास में जितने भी फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, मीथेन, LPG, CNG, इन सबके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होते हैं यानी जलते हैं तो एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा, आजकल पेट्रोल के साथ निकेल, पैलेडियम कुछ मात्रा में, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, इनको प्यूरिफाई करना पड़ता है,
तो सल्फर, नाइट्रोजन ये भी इसके अंदर होने की वजह से जब सल्फर कंबस्ट होता है तो SO2 SO3 नाम की गैसेस देता है, जो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती है हार्मफुल। नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपको मिलने लगते हैं। तो ये सारी बातें हमारी अर्थ पर पॉल्यूशन फैला रही है, स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग डाईहाइड्रोजन को क्या फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, यह सोचा जा सकता है। सबसे पहली बात कि जब आपके डाईहाइड्रोजन के अंदर इसका बॉन्ड टूटेगा, यानी जब आपके डाईहाइड्रोजन का आप लोग बॉन्ड तोड़ोगे, तो हम लोग सब जानते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, -438.5 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी निकलती है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर आप डाईहाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो ये काफी ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज करेगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? मतलब यहां पर मैं इसको प्लस माइनस लिखना पसंद करूंगा, बनाने और तोड़ने के लिए, दोनों चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली इसके बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड बनाने के बाद ये इतनी एनर्जी छोड़ेगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए इसकी इंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरा ये देखा गया है कि अगर आप पर ग्राम हाइड्रोजन ले लोगे, अगर आप इसको लिक्विड ले रहे हो या अगर आप इसको गैसियस फॉर्म में ले रहे हो, तो ये जो आपको इंथैल्पी प्रोवाइड करेगा वो लगभग 432 किलो जूल्स पर मोल के आसपास की इंथैल्पी होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं टेबल के अंदर। वैसे जहां तक मुझे पता है 143 142 से 143 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ये देता है। कब? जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करोगे फ्यूल बनाने के लिए। वहीं अगर आप पेट्रोल या CNG का इस्तेमाल करोगे तो इनकी वैल्यू कुछ 50 या 60 ऐसी कुछ इसके आसपास रहती है, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ ऐसी रहती है, 50-45 के आसपास। मतलब पेट्रोल और CNG को अगर आप पर ग्राम ले रहे हो तो वो कम एनर्जी दे रहे हैं, हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी दे रहा है। दैट मीन्स हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फ्यूल। और गाइस इसी वजह से एक खास बात और कि जब आप डाईहाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स मिलेंगे, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकता है। इट इज नॉट एट ऑल पॉल्यूटिंग। भाई वाटर का पॉल्यूशन थोड़ी होता है, तो ये तो पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करेगा, तो ये तो बहुत अच्छा फ्यूल हो गया। तो इसीलिए ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है एज अ सोर्स ऑफ इंप्योरिटी। मतलब जब कभी भी आप हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे एज अ फ्यूल, नाइट्रोजन भी होने की वजह से और नाइट्रोजन का भी कंबशन होने की वजह से आपको अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। लाइक N2O मिल जाएगा, NO मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा, बहुत सारे आपको ये कंबशन की वजह से आपको एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कॉज करेंगे। तो अगर आप हाइड्रोजन को भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो तो नाइट्रोजन के उसके साथ में इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से आपको पॉल्यूशन मिलेगा। तो हम इस चीज को कैसे रोकें? हम क्या करेंगे, जिस कंटेनर के अंदर आपने आपके हाइड्रोजन गैस को रख रखा है एज अ फ्यूल, आप इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में वाटर इंजेक्ट कर दोगे। वाटर इंजेक्ट करने की वजह से क्या होगा, इस चेंबर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते, तो पॉल्यूशन होने का भी सवाल नहीं है। तो अगर आपने हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करना है तो आप करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वाटर को इंजेक्ट करते चलना, ताकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ना हो, या नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो तो भी वो कैसा हो, लगभग ना के बराबर हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? लेकिन प्यारे बच्चों इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास में एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है तो इसका जो वेट होगा वो 30
एलपीजी या 30 नॉर्मल फ्यूल के सिलेंडर की तरह होगा, या एलपीजी के सिलेंडर की तरह होगा, या सीएनजी के सिलेंडर की तरह होगा। मतलब एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर इज वेरी हैवी। ये एक अकेला सिलेंडर इतना ज्यादा हैवी है कि इसके वजन के बराबर आप 30 एलपीजी के सिलेंडर या आप 30 सीएनजी के सिलेंडर को अपने पास में रख सकते हो। ये इतना ज्यादा भारी होता है, इट इज दैट मच हैवी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि आप 30 हाइड्रोकार्बन फ्यूल यानी पेट्रोल के फ्यूल, आप पेट्रोल फ्यूल के 30 सिलेंडर के बराबर आपका ये एक हाइड्रोजन गैस का अकेला सिलेंडर होगा। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज बस अभी यही है आज की तारीख में कि हम लोग कैसे इस हाइड्रोजन गैस के इतने हैवी नेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो आपके पास में एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर अगर आप लेकर चले तो वो 30 पेट्रोल के सिलेंडर के बराबर होगा, मतलब 30 गुना ज्यादा हैवी होगा। मतलब अगर आपकी बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया है तो 1 लीटर पेट्रोल का जो वजन होगा वो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 लीटर हाइड्रोजन गैस डाल लोगे तो उसका वजन 30 लीटर पेट्रोल के बराबर हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो वो इतना ज्यादा हैवी हम लोग इस चीज को अचीव नहीं कर पाते, अटेंड नहीं कर पाते, इसको हैंडल नहीं कर पाते। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक प्रॉब्लम इसके साथ और आ रही है कि ये जो सिलेंडर जिसके अंदर हम इसे स्टोर कर रहे हैं, ये सिलेंडर के अंदर भी हम लोग इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। और इन सिलेंडर्स को बनाने के लिए भी आपको अलॉय का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि मैग्नीशियम MgH2 का अलॉय, या टाइटेनियम H2 या H5 का अलॉय, जो भी हो। इस प्रकार से मैं एक बार इसको चेक करूंगा क्योंकि TiH2 होता है, करेक्ट। TiH2 सिलेंडर हमने पहले से ही लिखा था। ये इस प्रकार के अलॉयज के अंदर ही आप लोगों को इसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। बट स्टिल ठीक है, अभी तक जितनी भी हम लोगों ने स्टडी की है, अभी तक जितना भी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, हमने यही देखा है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नॉट एज अ फ्यूल। मतलब जैसे आपकी डिपेंडेंसी पेट्रोल पर या सीएनजी पर या एलपीजी पर है, वैसा फ्यूल नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप इसको एज एन ऑल्टरनेट सोर्स यूज कर सकते हो। ये एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरह अच्छा है। जैसे आप इसको रॉकेट्स के अंदर एज अ रॉकेट फ्यूल आप इसको इस्तेमाल करते हो भाई, क्योंकि रॉकेट इतना ज्यादा वजन कैरी करता ही है, तो आप इसको रॉकेट फ्यूल के अंदर इस्तेमाल कर लो। इनफैक्ट आजकल इंडिया में 2005 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसके अंदर इसको फ्यूल के अंदर, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया या आपका एलपीजी हो गया या आपका सीएनजी हो गया, उसके अंदर 5% डाई हाइड्रोजन मिलाकर एक सिलेंडर बनाकर इसको कंबाइंड फ्यूल के तरह यूज करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एलपीजी सीएनजी सिलेंडर के अंदर 6% हाइड्रोजन डालें, 10% हाइड्रोजन डालें। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी इन पर डिपेंडेंसी कम होगी और इस पर बढ़ेगी। तो वर्क चालू है। और अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो आप मान के चलिए कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पहले तो डाई हाइड्रोजन की इस दुनिया में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, आप हाइड्रोजन को कहीं से भी निकाल सकते हो। एटमॉस्फेयर के अंदर वैसे कम है, लेकिन इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पर हमारी डिपेंडेंसी होने की वजह से हमारी अर्थ पर किसी भी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो एयर पॉल्यूटिंग एजेंट्स है, वो कम हो जाएंगे और हम लोगों को काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में यहां पर फ्यूल मिलेगा। तो गाइस, किसी भी एग्जाम में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के ऊपर कोई ज्यादा सवाल नहीं आते, कोई सवाल नहीं आता नीट और जेई में। लेकिन स्कूल एग्जाम्स में अगर आए तो आपको मेरी बताई हुई बात को अपनी भाषा में एक पैराग्राफ में लिखकर आ जाना, दैट्स इट। तो गाइज, यहां पर हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसके आगे की बात नए चैप्टर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू। एंड गाइस, ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी, अमृता मैम का जो चैनल है, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या, इन दोनों को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू।